सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज आप करने जा रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी भ्रंश, जो कि पीजीटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो, उसके अलावा नेट लेवल हो ज्योग्राफी का, और इसके साथ साथ कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उन सभी से भी आज की क्लास में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अपनी आज की क्लास सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। भ्रंश क्या होते हैं? सबसे पहले ज्योग्राफी का एक फेमस टॉपिक है और ऐसा कभी भी नहीं होता अगर आप जियो का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भ्रंश से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की कौन सी रिवर है जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, कौन से पर्वत है भारत के जो ब्लॉक माउंटेन है भ्रंश पर्वत है, वर्ल्ड के ऐसे कौन से पर्वत है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, पीजीटी लेवल की बात करें तो उनके टाइप्स पूछ लेते हैं, नेट लेवल में उनके टाइप्स पूछ लेते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। पूरा डिटेल से मैं आपको भ्रंश कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीखेंगे हम भ्रंश होते क्या हैं, क्या किसे बोलते हैं, कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, क्या घटित होता है हमारी पृथ्वी पर जिस प्रोसेस को हम भ्रंश कहते हैं। तो नॉर्मल तौर पर हमारी पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जात बल। हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी फोर्सेस, जो भी बल काम करते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जात बल। अब हमारी पृथ्वी के अंदर ये बल काम करते हैं फोर्सेस। पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों के कारण, मान लो ये हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कोई चट्टान है भाई, क्या है, कोई चट्टान है। जब अंतर्जात बलों के कारण मूवमेंट पैदा होती हैं तो क्या होता है, या तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो इस चट्टान पर इधर से भी प्रेशर होगा, इधर से भी प्रेशर होगा। मान लो इस चट्टान पर दोनों तरफ से पूरा प्रेशर डाला हुआ है जिसे कहते हैं संपीड़न बल। जब दोनों तरफ से पूरा बल डाला जाए इसे क्या कहते हैं, संपीड़न बल। क्या कहते हैं, संपीड़न बल। हमारी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचलें होती हैं उन आंतरिक हलचलों के कारण, बलों के कारण जब क्षैतिज संचलन होता है यानी हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे से नहीं, और नहीं होगा वर्टिकल नहीं होगा, जो भी फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज संचलन होगा। कैसा संचलन होगा, क्षैतिज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा जब तो आपके फोल्ड बनेंगे, वलन बनेंगे। क्षैतिज संचलन के कारण अंतर्जात बलों से हमारी पृथ्वी के अंदर या तो संपीड़न बल, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्सेस दोनों इस चट्टान को दबा रहे हैं तो किसी ना किसी पार्ट से दूर भी जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर एक चट्टान और है तो इससे क्या, ये दूर जा रहा है ना, और इधर भी फोर्सेस यानी इस पार्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, यानी मैं बीच में हूँ, मुझे एक तरफ एक हाथ इधर से खींचा जाए, एक हाथ इधर से खींचा जाए, तो दोनों तरफ से मुझे खींचा जाएगा तो क्या होगा, तब जो बल पड़ेगा उसे कहेंगे तनाव। तब जो बल पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, तनाव। यानी जब आंतरिक हमारी पृथ्वी के अंदर किसी चट्टान पर दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन पर बल लगता है, अपोजिट, देखो अपोजिट है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन पर बल लगता है तो तनाव, तो कौन सा बल काम करता है, तनाव। और जब दोनों तरफ से किसी भी पार्ट को दोनों तरफ से पूरा दबाव डाला जाता है तो उसे कहते हैं संपीड़न बल। और ये दोनों ही बल क्षैतिज संचलन के कारण होते हैं, यानी वर्टिकल बल यहाँ पर काम नहीं करता। कौन सा बल काम करता है, हॉरिजॉन्टल। देखो वर्टिकल तो ये वाला होगा ना, ऊपर नीचे वाला, तो ऊपर नीचे वाला जब यहाँ पर बल काम करेगा तो आपके वलन पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्षैतिज संचलन के कारण, अंतर्जात बलों के कारण जब संपीड़न बल और तनाव ये दोनों बल अपना काम करते हैं तो आपके भ्रंश की उत्पत्ति होती है। तब इस चट्टान का जो होगा उसे कहेंगे भ्रंश। मान लो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, तो जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या चट्टान पर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से बल लगता है जिसे तनाव कहते हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो चट्टान अपना रूप बदलेगी या चाहे वो नीचे धंसे, ऊपर उठे, ऊपर नीचे सरक जाए, तो वो सारा प्रोसेस क्या कहलाता है,
भ्रंश कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में समझ गए भ्रंश क्या होता है। तो भ्रंश की उत्पत्ति में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भ्रंश की उत्पत्ति में कौन कौन से बल प्रभावी होते हैं। तो देखो ऑप्शन में तनाव था और संपीड़न था, और तीसरा ऑप्शन था उपरोक्त दोनों, और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप किसी एक को मत डालना, तनाव भी आएगा और संपीड़न भी आएगा। तो भाई भ्रंश की उत्पत्ति में तनाव भी उतना ही प्रभावी होता है जितना संपीड़न बल। ठीक है, तो दोनों ही बल काम करते हैं किसी भी भ्रंश की उत्पत्ति में। परंतु अगर हम बात करें भ्रंश की उत्पत्ति में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान की, कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया जाएगा, तो तनाव को। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है तनाव जब अपोजिट डायरेक्शन से किसी भी पार्ट पर पूरा प्रेशर डाला जाता है, दोनों खींचा जाता है, तो उसे कहते हैं तनाव। तो भ्रंश की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है तनाव का। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आप याद रखना। अब किस तरीके से होता है भ्रंश, मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे भाई हम इसी को ही ले लेते हैं, ये है आपका कोई चट्टान का टुकड़ा, दोनों तरफ से मान लो यहाँ पर बल लग रहा है। ठीक है, दोनों ही तरफ से यहाँ पर पूरा बल लग रहा है। तो जब क्या होगा, सिंपल तौर पर मान लो यहाँ पर तनाव की ही सिचुएशन हम कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है फोर्स जब किसी चट्टान के टुकड़े पर, तो क्या होता है, तो ये जो चट्टान है ना ऊपर नीचे सरक जाती है। जब देखो एक इंसान को जब दोनों तरफ से खींचा जाएगा, एक तरफ वो इधर जाएगा, एक तरफ इधर जाएगा, पर जहाँ जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स उसे महसूस होगा वो उस तरफ चला जाएगा। ये तो इंसान की बात है। चट्टान क्या होती है, बीच में से टूट जाती हैं, और आधी उसकी तरफ और आधी इसकी तरफ, इस तरीके से। तो कैसे होगा, यहाँ पर आधी चट्टान ऐसे रह जाएगी टूट के, और आधी इसके साथ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भ्रंश होता है, तो इसे ही कहते हैं भ्रंश। समझ गए। तो नॉर्मल सिचुएशन बताइए मैंने आपको भ्रंश की कि किस तरीके से भ्रंश होता है। तो दो जब तनाव वाली स्थिति होती है, किसी भी चट्टानी टुकड़े पर दोनों तरफ से बल डाला जाता है, तो वो चट्टानी टुकड़े एक दूसरे से साइड में ऊपर नीचे खिसक जाते हैं, एक नीचे धंस जाएगा एक ऊपर टूट के। ठीक है, तो और इसी तरीके की आकृति को कहते हैं भ्रंश। कई बार तो एग्जाम में फीचर्स दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है ये क्या है, तो मैं इसीलिए आपको पूरा डिटेल से कराती हूँ ताकि आपका कुछ भी अगर फीचर्स डाले तो भी आप समझ जाओ कि भाई ये भ्रंश वाली स्थिति हमें दिखाई गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ भ्रंश, यानी भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के प्रकार, और इन भ्रंश के प्रकार में ही आप डिटेल से सारी चीज़ों को समझोगे। तो भ्रंश कई प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश, नॉर्मल सामान्य भ्रंश, ये बिल्कुल वही स्थिति होती है जो मैंने अभी अभी आपको समझाई। यहाँ पर सामान्य भ्रंश में कौन सा बल काम करता है, तनाव। कौन सा बल काम करता है, तनाव, यानी किसी भी चट्टान के टुकड़े पर दोनों तरफ से अपोजिट तरफ से एक दूसरे की तरफ से खींचा जाता है, और जिससे वो चट्टान टू पार्ट में डिवाइड होकर ऊपर नीचे सरक जाती है। इस तरीके से ऊपर नीचे सरक जाती है, और इसे कहते हैं क्या, सामान्य भ्रंश। इस प्रकार से जो भ्रंश बनता है उसे कहा जाता है सामान्य भ्रंश। इसमें जो चट्टान के दो टुकड़े एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में सरक जाएंगे और ऊपर नीचे भी खिसक जाते हैं, तो इस तरीके का जो भ्रंश होता है उसे कहा जाता है सामान्य भ्रंश। नेक्स्ट आता है विपरीत। विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। उत्क्रम, या एक नाम और है इसका भाई अधिक्षैपित भ्रंश। अधिक्षैपित भ्रंश, इंग्लिश में अपोजिट बोल देते हैं इसे। विपरीत या उत्क्रम या अधिक्षैपित भ्रंश। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बल काम करेगा वो कौन सा करेगा भाई, संपीड़न बल। किस तरीके से अभी समझाया जाता है आपको। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने सामान्य भ्रंश में तनाव को पढ़ा था। विपरीत भ्रंश में जो बल काम करेगा वो कौन सा करेगा,
संपीड़न। कौन सा बल काम करेगा? संपीड़न। और संपीड़न बल यानी दोनों तरफ से पूरा प्रेशर डाला जाएगा चट्टान के टुकड़े पर, दोनों तरफ से उसको। आप बीच में बैठे हो, एक स्टूडेंट आपकी साइड में है, एक इस साइड है, और वो दोनों अगर आपको पूरा दबाव डालेंगे तो आपकी एक सिचुएशन ऐसी आएगी, आप किसी डेस्क पर बैठे हो तो आप नीचे भी गिर सकते हो जब पूरा प्रेशर उनके द्वारा डाला जाएगा, ठीक है। या फिर वो दोनों ही पूरी जगह घेर लेंगे और आपको बीच में से उठना पड़ जाएगा। तो ये सिचुएशन तो मैंने नॉर्मली आपके साथ शेयर की है। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब किसी चट्टान के टुकड़े पर दोनों तरफ से पूरा प्रेशर डाला जाता है उसे कहते हैं संपीड़न बल। और इस अवस्था में सेम वही चीज होगी, आपके ऊपर नीचे खिसकेंगे चट्टानी टुकड़े, सेम आपके ऊपर नीचे खिसकेंगे इस तरीके से, यहां से ऐसे सेम चट्टानी टुकड़े ऊपर नीचे खिसक जाते हैं। ये फिर जो यहाँ पर बल लग रहा था ये यहाँ पहुंच जाता है और ये वाला बल यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भ्रंश होता है उसे कहते हैं विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। कई बार तो ये चट्टानी टुकड़े जितना ज़्यादा संपीड़न बल होगा ना, ये उतने ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और कई बार तो ये इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि क्या होता है भाई, ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा टुकड़ा उठ के इसके ऊपर भी आ जाता है। जब ये निर्भर करता है कि प्रेशर किस हिसाब का है, दबाव कितना डाला जा रहा है। अगर ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है तो ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रंश होता है उसे कहते हैं विपरीत या उत्क्रम या अधिक्षैपित भ्रंश, ठीक है। तो इसमें कौन सा बल प्रभावी होता है? संपीड़न बल। तनाव बल, तनाव किसमें था? सामान्य भ्रंश में, और इसमें संपीड़न। तो याद रखना, इसमें एक दूसरे के आमने सामने से चट्टानी टुकड़े एक दूसरे के आमने सामने सरकते हैं और कई बार एक दूसरे के ऊपर भी ये चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4, सामान्य भ्रंश पढ़ लिया, विपरीत भ्रंश पढ़ लिया। नंबर 3 आता है सोपानी भ्रंश। सोपानी यानी सोपान, स्टेयर, इसे सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। ये किस तरीके से होता है अभी समझाऊंगी। यहाँ पर क्या होगा ना, इसमें कई भ्रंश एक साथ हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको अभी सिचुएशन दिखाई तनाव वाली, संपीड़न वाली, ये एक एक सिचुएशन है, एक चट्टानी टुकड़े। बट जब कई चट्टानी टुकड़े एक साथ रखे हुए हैं और उन सब पर अलग अलग दबाव और तनाव वाली सिचुएशन है तो कई भ्रंश बन जाते हैं। और जब ये कई भ्रंश एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन जाती है। कई भ्रंश जब एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। ये चट्टान का टुकड़ा ये इससे नीचे खिसका, ये वाला इससे नीचे खिसक गया, ये वाला इससे, ये वाला इससे। तो इस प्रकार जो ये आकृति बनती है, जो फीचर्स बनता है, सीढ़ीनुमा लग रही है ना, इसीलिए इसे सीढ़ीनुमा भ्रंश भी कहते हैं। यहाँ पर भूखंड के ऊपर उठने और नीचे धंसने की जो गतियाँ होती है ना, वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में होती है। मान लो अगर ये आगे पीछे हो, ठीक है, ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे धस रहा है, ये फिर नीचे धस रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, ये नीचे धस रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, नीचे धस रहा है। तो इस प्रकार से जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल एक दिशा में होती है। मान लो ये वाला था, ये वाला इधर होता, ये वाला इधर होता, फिर इस तरीके का आपका भ्रंश नहीं बनता, ठीक है। जो आपका यूरोप है, यूरोप में जो राइन घाटी है, यूरोप के अंदर यूरोप की जो राइन घाटी है भाई, यूरोप की राइन घाटी, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंश का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो इसी प्रकार के सोपानी भ्रंशों पर ही स्थित है यूरोप की राइन घाटी। वैसे पूछते हैं राइन घाटी कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। और जो राइन घाटी है वो भ्रंश का अच्छा एग्जाम्पल है। और भ्रंश का भी कौन सा टाइप? सोपानी भ्रंश का या सीढ़ीनुमा भ्रंश का, स्टेयर्स का, ठीक है। तो इस तरीके की जो सीढ़ीनुमा भ्रंश है वो यूरोप की राइन घाटी में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहीं पर मिलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर कई भ्रंश काम करते हैं, एक भ्रंश काम नहीं करेगा, कई भ्रंश काम करेंगे और एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे सारे के सारे। अगर वो आगे पीछे या एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हो तो इस प्रकार के स्टेयर्स मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो वो एक ही साथ एक ही दिशा की ओर काम करते हैं। इस प्रकार की आकृति बनती है फिर सीढ़ीनुमा भ्रंश। लास्ट आता है हमारा पार्श्वरीय। पार्श्वरीय मीन्स किनारे, मार्जिन, नति लंबी या
विदारण भ्रंश, विदारण भ्रंश, ये भ्रंश कैसे काम करता है? तो यहाँ पर सिंपली तौर पर ही रहेंगी चीज़ें। सिंपल सी बात है भाई, आपका वही चट्टानी टुकड़ा रहेगा। मान लो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर कोई चट्टानी टुकड़ा, ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरीके का चट्टानी टुकड़ा है। पार्श्वरीय या नती लंबी या विदारण भ्रंश, इस भ्रंश के अंदर क्या होता है? यहाँ पर सिंपली तौर पर पूरा प्रेशर डाला जाएगा, दोनों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। और जब दोनों तरफ से पूरा दबाव डाला जाता है तो कई बार क्या होता है कि जो चट्टानी टुकड़े हैं या जो कोई चट्टान है वो ऊपर उठने या नीचे धंसने की बजाय क्षैतिज रूप से इधर उधर खिसक जाते हैं, ठीक है। मान लो ये इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, ये पूरी एक चट्टान थी, ये इसका इतना पार्ट इधर खिसक गया, इतना इधर खिसक गया, आधा इधर आधा इधर। तो इस प्रकार से जब कई बार दोनों तरफ से संपीड़न बल लग रहा है और संपीड़न बल पूरा ये कह लो कि पूरा हाई लेवल का है, और जब इस तरीके का जो बल लगता है और तो चट्टानें कई बार ऊपर उठने या नीचे धंसने की बजाय क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टल रूप से एक दूसरे के साइड में खिसकने लग जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूप से एक दूसरे के साइड में खिसकने लग जाती है आगे पीछे की ओर। इस प्रकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है कैलिफोर्निया में। ये आपका नेट लेवल का, अगर नेट ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन डाला जाता है नेट में। कैसे डालेगा? या तो कई बार एग्जाम्पल दे देगा। तो कैलिफोर्निया का जो सन एंड्रियास भ्रंश है, कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश, या तो ये पूछेगा जो सैन एंड्रियास भ्रंश है वो किसका एग्जाम्पल है, तब आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है पार्श्वरीय, नती लंबी या विदारण। या फिर वो ये पूछेगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो या फिर वो डेफिनेशन डाल के भी पूछ लेता है कि जब संपीड़न बल अधिक होने के कारण जो चट्टानों के भाग ऊपर उठने या नीचे धंसने की बजाय क्षैतिज रूप से आगे पीछे की ओर खिसक जाते हैं, तो वो किस प्रकार का भ्रंश और इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है। तो कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ भारत में भी बात करें तो भारत में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर गढ़वाल, उत्तराकाशी गढ़वाल एरिया, उत्तराकाशी गढ़वाल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरीके के पार्श्वरीय, नती लंबी और विदारण भ्रंश के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, दोनों ही आ चुके हैं। ये पीजीटी में आता है, ये आपका नेट लेवल में आता है सन एंड्रियास भ्रंश, ठीक है। तो ये और ये आपका एचटेट पीजीटी में भी आ चुका है, एचटेट पीजीटी में भी यहाँ से ये आ चुका है। और DSSB में सोपानी भ्रंश से क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोप की राइन घाटी किस प्रकार के भ्रंश का एग्जाम्पल है, सोपानी भ्रंश का। तो भाई जो स्टूडेंट आप ज्योग्राफी, नेट और पीजीटी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप अच्छी क्लासेस ले सकते हैं और क्लासेस पूरी करने के बाद ईजिली अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो थे भैया आपके भ्रंश के प्रकार, जिसमें मैंने आपको सामान्य भ्रंश पढ़ाया, विपरीत भ्रंश पढ़ाया, सोपानी भ्रंश पढ़ाया और पार्श्वरीय भ्रंश पढ़ाया। ये दोनों भ्रंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजीटी लेवल और नेट लेवल पर इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। टीजीटी लेवल पर आपके सामान्य और विपरीत भ्रंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो आगे वाला पोर्शन है वो आपके, जो अब मैं इससे आगे वाली क्लास रहेगी, वो आपके हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखोगे कि हाँ, यहाँ से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो भ्रंश है, भ्रंश से हमारी कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। भ्रंश से उत्पन्न सतलाकृतियां यानी कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहले भ्रंश से बनती है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी नंबर 1, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी दो सामान्य भ्रंशों के बीच की भूमि। कई बार क्या होता है, एक भ्रंश यहाँ पर हो रहा है, एक भ्रंश यहाँ पर हो रहा है। देखो, मान लिया आपका एक भ्रंश यहाँ पर हो गया और यहाँ पर एक भ्रंश हो गया है भाई,
इस तरीके से। जब दो सामान्य भ्रंशों के बीच की भूमि, दो भ्रंश हो रहे थे, एक इधर एक इधर, दो सामान्य भ्रंशों के बीच की भूमि धसी हुई भूमि होती है। दो भ्रंश हैं, दोनों के बीच की भूमि क्या है, इनसे नीची है ना, यानी ये वाली जो लैंड है वो कैसी है, धसी हुई है। दो सामान्य भ्रंशों के बीच की भूमि धसी हुई होती है, तो इसे ही कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, जब दो सामान्य भ्रंशों की भूमि नीचे की ओर धसी हुई होती है उसे ही कहते हैं भ्रंश घाटी। अब इससे क्वेश्चन आया था पीजीटी लेवल में, जर्मन भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मन भाषा में इसे ग्रैबेन कहते हैं। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रैबेन कहते हैं, जर्मन भाषा में। ठीक है, याद रखना, जर्मन भाषा में इसे ग्रैबेन का नाम से जाना जाता है। अब वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है भाई यूरोप की राइन नदी। यूरोप की राइन नदी, जो राइन नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके अलावा जो राइन नदी है इसे यूरोप की बैकबोन भी कहते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त नदी है ये, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है क्योंकि इससे परिवहन इतना अधिक होता है, ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा। विश्व की सबसे व्यस्त, यूरोप की बैकबोन यानी यूरोप की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं इसे, और भ्रंश घाटी से भी होकर बहती है यूरोप की राइन नदी। नेक्स्ट आती है एशिया। एशिया की बात करें, नंबर 2 पर आता है एशिया। एशिया की बात करें तो एशिया की जोर्डन नदी, एशिया की जोर्डन नदी, एशिया महाद्वीप में जो जोर्डन रिवर बहती है वो भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भाई भारत की, जो कि बार बार, हद से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, भारत की नर्मदा नदी, भारत की नर्मदा नदी और भारत की ताप्ती नदी, भारत की नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों की दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। भारत में ब्लॉक माउंटेन है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल, दोनों के बीच में से बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी। तो ब्लॉक माउंटेन है, ये माउंटेन बन गई तो उनकी खाई में से ये नदियाँ बह रही है, तो ये भ्रंश घाटियों में से बहती हैं। ठीक है, तो भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन चारों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन सी रिवर भारत की हो चाहे विश्व की हो, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। अब कुछ जो खाड़ी है, एक खाड़ी भी आती है जो भ्रंश घाटी में ही स्थित है, और वो खाड़ी कहाँ पर है, तो वो है भाई ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी, स्पेंसर खाड़ी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेंसर खाड़ी है वो भी भ्रंश घाटी में ही स्थित है। ठीक है, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेंसर खाड़ी है वो भी कहाँ स्थित है, भ्रंश घाटी में ही स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर देना दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी। अब इसके बाद कुछ आपकी भ्रंश घाटियाँ सागर तल से भी नीचे पाई जाती है, यानी सी लेवल से भी। ठीक है, कुछ जो हमारी घाटियाँ होती हैं, भ्रंश घाटियाँ सागर तल से भी नीचे पाई जाती है। अब वो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। एक तो आती है इसमें अमेरिका की डेथ वैली, अमेरिका की डेथ वैली, डेथ वैली जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी भयानक रहता है, तो अमेरिका की डेथ वैली। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल है जहाँ पर आपकी भ्रंश घाटियाँ सी लेवल से भी नीचे पाई जाती है, समुद्र तल से भी नीचे पाई जाती हैं। और सेकंड आता है एशिया का मृत सागर, एशिया का मृत सागर। तो ये दोनों के दोनों आते हैं भ्रंश घाटियों में। किसमें आते हैं, भ्रंश घाटियों में। ठीक है, तो अमेरिका की डेथ वैली, भ्रंश घाटी, सी लेवल से भी नीचे अगर एग्जाम में पूछे तो ये दोनों आएंगे। सी समुद्र जो तल है हमारा उससे भी नीचे है ये, अमेरिका की डेथ वैली और एशिया का मृत सागर। ठीक है, तो भ्रंश घाटियों से आप समझ गए। मैंने आपको पढ़ाया है यूरोप की राइन नदी, उसके अलावा एशिया की जोर्डन नदी, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, ये सारी की सारी भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। खाड़ी की बात करें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी, वो भी भ्रंश घाटी पर स्थित है। इसके साथ साथ अमेरिका की डेथ वैली, एशिया का मृत सागर, ये दोनों के दोनों ऐसी भ्रंश घाटियों
पर या ऐसी भ्रंश घाटियों के एग्जाम्पल है जो कि सी लेवल से भी नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रैंप वैली। रैंप वैली, हिंदी में भी इसे रैंप वैली ही लिखते हैं, रैंप घाटी लिख देते हैं। ठीक है, रैंप घाटी क्या होता है, जब दो समानांतर यानी दो पैरेलल भ्रंश हो रहे हैं तो उन दोनों के सहारे जब जो टुकड़े हैं वो ऊपर की ओर उठ जाए, दो पैरेलल भ्रंश के सहारे चट्टान के जो टुकड़े हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो जब वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं जिसके कारण वो भूमि वो नीचे रह जाती है। देखो सेम वही रहता है, दो आपके पैरेलल भ्रंश चल रहे हैं एक दूसरे के समानांतर, और जब वो दोनों समानांतर भ्रंश उनकी लैंड ऊपर उठ जाती है और बीच की जो भूमि है वो नीचे रह जाएगी। इसी तरीके से ये होता है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है भाई रैंप में और भ्रंश में। ठीक है, तो उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। यहाँ पर जो रैंप वैली का एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है। रैंप वैली का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर असम घाटी। इंडिया के अंदर असम घाटी रैंप वैली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस असम घाटी से क्या बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। असम घाटी से ही ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है। अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है तो आपका आंसर रहेगा रैंप वैली। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की, रैंप वैली से होकर बहती है। और कौन सी, असम रैंप वैली से, असम रैंप घाटी से। ठीक है, तो इसको याद रखना। सेम होता है, दो पैरेलल भ्रंश होते हैं, उनकी साइड वाली लैंड ऊपर उठ जाएगी, बीच वाली लैंड नीचे रह जाती है, जिसे कहते हैं रैंप वैली। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है भाई भ्रंश घाटी और रैंप वैली में। नेक्स्ट आता है, तो ये आप समझ गए भ्रंश घाटी, रैंप घाटी कैसे क्या होता है इसमें। नेक्स्ट आता है होस्ट। होस्ट या होर्ज पर्वत। सिंपल सी बात है, जब किसी भूभाग के दो सामान्य भ्रंश चल रहे हैं और उन दोनों सामान्य भ्रंश के जो सिंपल सी बात है, ये मान लो मैं आपको बना भी देती हूँ, यहाँ से इस तरीके से ऐसे और इधर से ऐसे, जो इस तरीके का सामान्य भ्रंश चल रहा है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, बीच की भूमि नीचे रह जाएगी। दो की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने एक भ्रंश दिखाया है, तो दो की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दो भ्रंश और इनके बीच की भूमि क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है। इनके बीच की भूमि नीचे रह जाएगी, साइड के दोनों भ्रंश ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार जो दोनों किनारे, ये जो भूखंड है ये ऊपर की ओर उठे हुए रह जाते हैं। तो इस ऊपर उठे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, होस्ट। इस ऊपर उठे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, होस्ट या ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत। इस भ्रंश के दौरान जो ऊपर उठा हुआ ये भाग है इसे ही क्या कहते हैं, होस्ट या ब्लॉक माउंटेन। यूरोप का होर्ज पर्वत, यूरोप का ये जो होर्ज पर्वत है कहाँ पर है, यूरोप में, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यूरोप का होर्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेज पर्वत, वासजेज पर्वत, ये तीनों के तीनों पर्वत ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। यूरोप का होर्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेज पर्वत, ये तीनों ही यूरोप में हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में, और ये तीनों की तीनों ब्लॉक माउंटेन के ही एग्जाम्पल हैं। भारत में देखते हैं तो भारत में जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दोनों ही आते हैं किस पर्वत में, ब्लॉक माउंटेन में। ये भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के कौन से पर्वत ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हैं, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। और कई बार एग्जामिनर अजंता को भी ब्लॉक माउंटेन में शामिल कर लेता है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, आप तीनों ही कर लो, जो आपको ऑप्शन में मिले उसको राइट कर देना। तो विंध्याचल सतपुड़ा तो बिल्कुल राइट है और कई बार इसको भी शामिल किया गया है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा, ठीक है, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में से बहती है ताप्ती नदी।
विंध्याचल और सतपुड़ा नर्मदा नदी, सतपुड़ा और अजंता ताप्ती नदी। तो ये इस तरीके से नदियां बहती है, इसीलिए कहते हैं भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, क्योंकि ये कैसे पर्वत है, भ्रंशोत्थत पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश के द्वारा बने पर्वत हैं विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इनके खाइयों में से जो रिवर बहेंगी वो भ्रंश घाटियों से होकर बहेंगी। ठीक है, तो भाई इन सभी पर्वतों के नाम आप याद रखना। एक तो ये होस्ट किसे कहते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन है उसे होस्ट भी कहते हैं। होर्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेज पर्वत, तीनों के तीनों यूरोप में हैं, तीनों ही ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल है वर्ल्ड के अंदर। भारत में बात करें तो विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता, ये तीनों के तीनों ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी में आते हैं, तीनों को ही भ्रंशोत्थत पर्वत कहते हैं। तो आज की क्लास में भ्रंश क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी रिवर भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी क्या होती है, रैंप घाटी, रैंप वैली क्या होती है, कौन सी रिवर रैंप वैली में से बहती है, और इसके साथ साथ ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है। ठीक है, तो बताना भाई कमेंट करके कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.